नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋतिक है और पेशे से मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। साथ ही मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ और फिलहाल अलवर शहर में रहता हूँ। आज मैं आपको अपने साथ घटी एक ऐसी खौफनाक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे याद करके एक पल के लिए तो आज भी डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल ये बात आज से लगभग 5 साल पहले की है, लेकिन उस घटना पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं बचपन से ही थोड़ा अलग तरह का इंसान रहा हूं। बचपन में जहां दूसरे बच्चे खेल में अपना समय बिताते थे या नए खिलौनों के पीछे भागते थे, वही मैं अक्सर पुरानी चीजों के पीछे भटकता था। जैसे पुरानी किताबें, जंग लगे सिक्के, टूटी हुई घड़ियां, खिड़कियों की परतदार लकड़ी, ये सब मुझे अपनी ओर खींचती थी। मुझे लगता था कि इनमें किसी का अतीत छुपा हुआ होता है, जैसे किसी की कहानी या किसी की याद छुपी हुई होती है। मेरे दोस्त भी अक्सर मजाक उड़ाते थे और मुझसे कहते थे, अरे ऋतिक, तू भी ना कबाड़ घर बना बैठा है, ये जंग लगे ताले किस काम के। और मैं भी मुस्कुराकर जवाब दे देता था, तुम नहीं समझोगे, पुराने सामान में वो बात होती है जो नए में नहीं होती। मेरी आदत थी कि जब भी कहीं कोई पुरानी चीजों की दुकान या बाजार लगता था तो मैं घंटों वहीं घूमता रहता। हर चीज को देखकर उसकी नक्काशी, दरार, धूल, सब कुछ ध्यान से देखता और सोचता कि ये चीज पहले कहाँ रही होगी, किसने इसे इस्तेमाल किया होगा, इस चीज के पीछे की क्या कहानी रही होगी। ऐसे ही एक रविवार की सुबह मैं अपनी पत्नी साक्षी के साथ शहर के पुराने बाजार गया। साक्षी हमेशा मेरे इस शौक को हंसकर देखती थी, पर अब वो भी धीरे धीरे इस शौक में मेरी भागीदार बन गई थी। उसने हंसकर मुझे चिढ़ाते हुए कहा, ऋतिक, खाली बैठे हैं, चलो आज फिर पुराने सामान की दुकान पर चलते हैं। मैंने भी हंसकर हामी भर दी। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, अच्छा, देखता हूं आज क्या खजाना मिलेगा। बाजार में घुसते ही वही खुशबू मेरी नाक में आई जो पुरानी लकड़ी, धूल और थोड़े से धुआं की थी। दुकानों में तांबे के पुराने बर्तन, जंग लगे सिक्के, पुराने रेडियो, घड़ी के डायल और लकड़ी के छोटे छोटे बक्से रखे थे। साक्षी मेरे पीछे पीछे चल रही थी और उसकी आंखों में हल्की सी चिंता थी, जैसे सोच रही हो कि मैं फिर से घंटों यही घूमता रहूंगा। मैं इधर उधर झांक ही रहा था कि मेरी नजर एक बड़ी दुकान पर पड़ी। पास में बहुत सारी दुकानें थीं जहां काफी पुराना पुराना सामान रखा हुआ था। मैं सब देख ही रहा था कि अचानक से मेरी नजर एक भारी और नक्काशीदार अलमारी पर पड़ी। अलमारी सच में अद्भुत थी। वो काफी पुरानी लग रही थी। उसकी लकड़ी भी बहुत पुरानी थी, लेकिन उसकी चमक अब भी जिंदा लग रही थी। उसके दरवाजों पर बारीक नक्काशी थी, ऊपर की ओर बेल, बूटों की आकृति और किनारों पर छोटे छोटे चेहरे और जानवरों की आकृतियां बनी हुई थी। सब कुछ रहस्यमय और आकर्षक था, लेकिन सबसे चौंकाने वाला उसका शीशा था। उसके दरवाजे पर एक गोल शीशा जड़ा हुआ था। वो धुंधला और धूसर था। समय की धूल की परत उस पर जमकर उसे ढक चुकी थी और उस शीशे के चारों ओर अजीब से चिन्ह खुदे थे। पहली नजर में वे सजावट जैसे लग रहे थे, लेकिन गौर से देखने पर लगता था कि मानो किसी पुरानी बुझ चुकी भाषा के अक्षर हों। जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल हुई। साक्षी ने भी उसे देखा और धीरे से मुझसे बोली, ये तो कुछ अलग ही लग रही हैं। मैंने सिर हिलाकर सहमति जताई। मुझे पता था कि ये अलमारी मेरे लिए सिर्फ पुरानी चीज नहीं है, ये मेरे लिए कीमती थी, क्योंकि मैं उन चिन्हों के बारे में जानना चाहता था। मैंने दुकानदार से पूछा, भैया, ये अलमारी कितने की है? दुकानदार ने मुस्कुराकर जवाब दिया, साहब, ये बहुत पुरानी चीज है। कहते हैं ये किसी ठाकुर साहब की हवेली की है। उठाना आसान नहीं है, दाम भी थोड़ा ज्यादा है। मैंने मन ही मन सोचा, दाम ज्यादा है, लेकिन इसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो मेरे मन में बस चुकी थी और मैं उसे हर कीमत पर लेना ही चाहता था। मैंने उस दुकानदार से कहा, भाई, कीमत भी तो बताओ, फिर देख लेते हैं। दुकानदार ने मुझे जो दाम बताए वो मुझे पसंद नहीं आए। मैं कंजूस टाइप का आदमी हूं, ज्यादा पैसे खर्च करने पर मुझे तकलीफ होती है, लेकिन यहां पर मैं मोल भाव करने लगा। आधा घंटा बहस चली। कभी साक्षी मुझे टोकती कि जल्दी करो, तो कभी दुकानदार झुका। अंत में हमने सौदा तय किया। मैं महसूस कर रहा था कि मैंने कोई खजाना पा लिया है। अलमारी भारी थी। घर पहुंचाने में 4 लोगों की मदद लगी। कमरे में रखते ही पूरा कमरा छोटा लगने लगा। मैं उसके सामने खड़ा हो गया और सिर्फ उसे घूरता रहा। साक्षी खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने मुझसे कहा,
ऋतिक, यह अलमारी बहुत डरावनी लग रही है। सच कहूं तो इसमें कुछ अजीब सा खिंचाव है। मैंने हंसकर कहा, देखो, पुराने सामान में हमेशा कोई ना कोई कहानी छुपी होती है, यही तो इसकी खूबसूरती है। लेकिन सच तो यह था कि उस दिन से कमरे का माहौल ही बदल गया और मुझे पछतावा भी हुआ कि काश मैंने उस दिन वो अलमारी ना खरीदी होती। कमरे में हल्की सी सीलन और बुझी हुई अगरबत्ती की गंध बनी रहती। मेरे होंठों पर मुस्कान थी। मैं खुश भी था, लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि ये अलमारी सिर्फ लकड़ी की नहीं है, बल्कि अपने भीतर किसी अनकही अदृश्य कहानी का दरवाजा समेटे हुए है। रात गहरी और सन्नाटे से भरी थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी और बेचैनी मुझे फिर उसी अलमारी के सामने खींच लाई। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे अलमारी के अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही हो। मुझे लगा शायद ये मेरे मन का वॉर्म होगा, पर कमरे की हल्की रोशनी में उसके दरवाजों पर बने अजीब चिन्ह किसी रहस्यमयी चमक से कांपते से दिख रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वे सिर्फ नक्काशी नहीं, बल्कि किसी भूली हुई भाषा का गुप्त संदेश हो। अनजाने में ही मैं उनके और करीब गया और उंगलियां उन पर फेर दी। उसी क्षण मेरी हथेली से होती हुई एक कड़वी ठंडक नसों में उतर गई और अचानक ऐसा लगा मानो हल्का सा करंट पूरे जिस्म में दौड़ गया हो। मेरा दिल बेकाबू धड़कने लगा, सांसें अटक सी गई और मैं कुछ पल वहीं ठिठक कर खड़ा रह गया। इसी बीच मेरी नजर दरवाजे के बीचों बीच जड़े उस गोल शीशे पर पड़ी। वो पहले धुंधला था, लेकिन अब उसकी सतह पर लहरें सी बनने लगी। मैंने झुककर देखा और दिल दहला देने वाला दृश्य सामने था। शीशे में मेरा चेहरा तो था, मगर उसके पीछे एक धुंधली परछाई भी खड़ी थी। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा तो कमरा खाली था, लेकिन शीशे में वो परछाई अब भी मौजूद थी, मानो मेरे पीछे खड़ी होकर मुझे घूर रही हो। मैं बुरी तरह डर गया था। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मानो सीने से बाहर निकल आएगा। कुछ पल तक मैं उसी शीशे को घूरता रहा, लेकिन खुद को समझाने लगा कि ये सब शायद मेरे मन का ही भ्रम है। रात का सन्नाटा, थकान और पुरानी चीजों के प्रति मेरा जुनून, ये सब मिलकर मेरे दिमाग पर हावी हो गए हैं। मैंने गहरी सांस ली और अलमारी से नजरें हटाई और धीरे धीरे बिस्तर की ओर बढ़ा और जाकर लेट गया। आंखें मूंद कर सोने की कोशिश करने लगा, पर अजीब सी बेचैनी अब भी भीतर चुभ रही थी, जैसे नींद के बीच भी वो गोल शीशा और उसकी परछाई मेरा पीछा कर रही हो। रात करीब 1 बजे मेरी आंख अचानक खुल गई। कमरे में हल्की लाल रोशनी फैल रही थी। मैंने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, लेकिन वो रोशनी सीधे अलमारी की दरार से बाहर आ रही थी। मैं घबराहट के मारे जड़ हो गया और फिर मैंने साफ सुना, अलमारी के अंदर कोई धीरे धीरे हंस रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैंने सोचा, क्या ये सच है या फिर मेरे मन का वोम है? अलमारी की लाल रोशनी और हंसी अब तक मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैं खुद को समझा रहा था, ऋतिक, ये सिर्फ तुम्हारा वॉर्म है, कुछ नहीं होगा। पर दिल की धड़कन तेज थी और हाथ पांव ठंडे हो चुके थे। मैंने एक नजर साक्षी पर डाली। साक्षी सो रही थी, पायल भी नहीं आई थी। कमरे का माहौल पूरी तरह शांत था। मैंने हिम्मत करके अलमारी के पास कदम बढ़ाए। दरवाजे पर हाथ रखते ही ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे किसी ने अचानक कमरे का तापमान घटा दिया हो। मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही सबसे पहले मेरी नजर उस पुरानी नक्काशी पर पड़ी, पर इस बार कुछ अलग था। दरवाजे के अंदर एक छोटी सी झील जैसी लाल रोशनी फैली हुई थी। लाल रंग का धुंधला सा प्रकाश, जैसे आग में कोई आत्मा नहाई हो। मैंने झुककर अंदर देखा। मेरी आंखों के सामने एक पुरानी झरझर लकड़ी की डिब्बी थी। डिब्बी के चारों ओर धूल पर पैरों के छोटे निशान थे, जैसे किसी ने अभी अभी वहां कदम रखा हो। और फिर धीरे धीरे वही हंसी सुनाई दी, पर अब ये केवल हंसी नहीं थी, कहीं कहीं से फुसफुसाहट भी सुनाई दे रही थी। मैंने झुककर देखा तो मेरी नजर डिब्बी पर लगी। डिब्बी की ढक्कन पर पुरानी चाबी रखी थी। मैंने उसे उठाया। चाबी इतनी ठंडी थी कि मेरे हाथ में सनसनाहट महसूस हुई। मेरे दिमाग में कई सवाल उठे कि ये चाबी किस चीज की है और ये हंसी किसकी है। मैंने चाबी को दरवाजे की छोटी कुंडी में डालने की कोशिश की। जैसे ही कुंडी घुमाई, दरवाजे से अचानक तेज हवा का झोंका आया और कमरे में हल्की सी धड़ाम की आवाज हुई। मैं डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन अब मेरी जिज्ञासा बढ़ चुकी थी।
मैंने ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस अलमारी का पूरा रहस्य जानना ही है। जैसे ही मैंने डिब्बी खोली, उसके अंदर पुरानी कागज की पर्चियां और कोई नोटबुक दिखाई दी। ये लंबे समय से पड़ी रही होगी, क्योंकि ये बिल्कुल पुरानी पीली पड़ी हुई नोटबुक थी। इसके किनारों पर धूल जमी हुई थी। मैंने धीरे धीरे नोटबुक खोली। मैंने इसे धीरे धीरे झाड़ा कि ये कहीं से फट ना जाए। धूल वहां से उड़ी तो हवा में भर गई। मुझको खांसी आने लगी। मैं वहां से हटा और एक सूती कपड़ा लाया। मैंने धीरे धीरे अलमारी और नोटबुक की धूल को साफ किया और उसे इत्मीनान से पढ़ने के लिए बेड पर आकर बैठ गया। पहला पन्ना पढ़ते ही मेरी आंखें फैल गईं। नोटबुक में किसी का हाथ का लिखा हुआ खत था, पर चेतावनी भी थी कि ये अलमारी केवल देखती ही नहीं बल्कि सुनती भी है। एक बार जब आप इसका दरवाजा खोल लेंगे तो लौटने का रास्ता आसान नहीं होगा। इस बात को पढ़कर मैं थोड़ा डर गया, क्योंकि मैंने तो अलमारी खोल दी थी। अब मुझे घबराहट होने लगी कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। लेकिन ये सब तो नोटबुक में लिखा हुआ था, तो आगे की बात भी नोटबुक में लिखी होगी। उसमें आगे क्या लिखा है, ये जानने के लिए मैंने आगे का पन्ना पलटा। मैंने पन्ने पलटने शुरू किए। हर पन्ने में एक छोटी कहानी लिखी हुई थी। सस्पेंस और डरावने संकेत लिखे थे। कुछ पन्नों पर खून जैसे लाल धब्बे भी थे। जैसे ही मैंने तीसरा पन्ना पढ़ा कि कमरे में ठंडी हवा का जोर बढ़ गया। साक्षी अचानक उठकर बोली, ऋतिक, तुम यहां क्या कर रहे हो? इस आवाज पर मैं चौंक पड़ा, क्योंकि अभी मैंने देखा था तो साक्षी गहरी नींद में सो रही थी। अचानक उसे ऐसा क्या हुआ कि एकदम से उठकर बैठ गई और मुझसे सवाल भी पूछने लगी। मैंने पलटकर साक्षी की तरफ देखा कि मैं उससे पूछूं कि तुम्हें क्या परेशानी है, तो मैं ये देखकर हैरान रह रहा कि कमरे में केवल मैं था। साक्षी कहीं नहीं थी और फिर अलमारी से हल्की आवाज आई, आओ देखो, सुनो। मैंने कांपते हाथों से नोटबुक बंद की। कमरे की बत्ती ज्यों की त्यों जल रही थी, पर अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया, जैसे कोई उसे खुद बंद कर रहा हो। रात पूरी तरह अंधेरी थी। मैं अलमारी के सामने खड़ा था। हाथ में नोटबुक थी और मैं पसीने से भीगा हुआ था। मन में डर और जिज्ञासा दोनों मुझे झकझोर रहे थे कि देख लो, आखिर इस अलमारी का रहस्य क्या है। मैंने ठान लिया कि अगली सुबह यह रहस्य और स्पष्ट रूप से देखना है। लेकिन फिर वही लाल रोशनी और हंसी फिर से शुरू हो गई। मैंने जोर से कहा, जो भी हैं बाहर आओ। और तभी अलमारी से किसी के कदम की आवाज कमरे में गूंजी। मैं पूरी तरह जड़ हो गया। कदम धीरे धीरे पास आए। मैं चुपचाप बिस्तर पर आकर लेट गया। तभी साक्षी भी आ गई और मुझे थोड़ी तसल्ली मिली कि चलो, कम से कम हम दो लोग तो एक साथ हैं। फिर कब नींद आई पता नहीं चला। सवेरे जब मैं उठा तो साक्षी भी उठ चुकी थी। उसने मुझे चाय पीने के लिए बुलाया। मेरा सर बहुत भारी लग रहा था। रात की बातें मेरे दिमाग में अभी भी चल रही थी, पर मुझे लगा शायद मैंने कोई डरावना सपना देखा था। मैं चुपचाप उठकर बालकनी में पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गया, पर मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं फिर हिम्मत करके अलमारी के पास गया तो आश्चर्यचकित रह गया। वहां लाल रंग के छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अंदर से बाहर आया हो। मैंने झट से अलमारी का दरवाजा खोला, पर उसके अंदर कुछ भी नहीं था। अब वहां न तो वो नोटबुक थी और न ही वो छोटा डब्बा था जिसमें वो पर्चियां थी। फिर मैंने शीशे के पास बने चिन्हों पर भी डरते हुए हाथ फेरा, पर इस बार कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि रात में जो कुछ भी हुआ वो सब मेरे मन का वोम ही था। तभी साक्षी हाथ में चाय का कप लेकर आई और बोली, ऋतिक, कब से बुला रही हूं, तुम सुन ही नहीं रहे हो? ये लो, चाय पी लो। फिर उसने मुझे परेशान देखकर पूछा, कुछ हुआ है क्या? सब ठीक तो है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। अब मैंने भी राहत की सांस ली कि तभी अचानक दरवाजे के भीतर से सरसराहट हुई, जैसे कोई अंधेरे में मुझे घूर रहा हो। अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा। अंदर गहरी काली परछाइयां हिल रही थी, मानो कोई जिंदा हो, लेकिन वे परछाइयां बिना आकार की थी। हवा में ठंडक भर गई। धीरे धीरे हंसी की आवाज सुनाई देने लगी। पहले बहुत हल्की, फिर बढ़ते बढ़ते पूरे कमरे में गूंजने लगी। वो हंसी इंसानी नहीं थी, उसमें पागलपन सा भरा हुआ था। फिर अचानक हंसी की आवाज गायब हो गई और कमरे में शांति फैल गई। मैं बहुत डर चुका था। अब कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। न हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी, न अलमारी का चरमराना सुनाई दे रहा था। सब कुछ सामान्य था। मैंने घबराकर चारों ओर देखा। अलमारी का दरवाजा बिल्कुल पहले जैसा बंद था। कुछ सेकंड पहले जो परछाइयां हिल रही थीं, उनका कोई निशान नहीं था।
मैंने दिल को तसल्ली देने के लिए साक्षी से पूछा, तुम्हें यहां कुछ अजीब लगा क्या? तुमने अभी वो आवाज सुनी? वो शांत नजर से मेरी ओर देखने लगी और बोली, नहीं तो, तुम कौन सी आवाज की बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई दिया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उसकी बात सुनकर मैं एक पल के लिए जम गया। मैंने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाकर कहा, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, लेकिन अंदर से मैं कांप रहा था। साक्षी को कुछ भी दिखाई नहीं दिया, तो फिर जो मैंने देखा, सुना, महसूस किया, वो सब क्या था? इस घटना को 2-3 दिन हो चुके थे और अब मैं पूरी तरह उस अलमारी के रहस्य में उलझ चुका था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आखिर वो सब था क्या? कुछ भी हो, पर मेरी ये सब आंखों का धोखा तो नहीं हो सकता था। इतना तो मैं जान चुका था, कुछ तो गड़बड़ थी उस अलमारी के साथ। नोटबुक की घटना और रात की लाल रोशनी ने मुझे हिला दिया था, पर मुझे समझ नहीं रहा था कि मैं अपनी बात बताऊं किससे। साक्षी को बताऊंगा तो वो तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगी। उसके बाद 2-3 दिन तक सब नॉर्मल रहा, पर कभी कभी फुसफुसाहट की आवाज आती थी, लेकिन वो अलमारी दोबारा खोलने की मेरी हिम्मत नहीं हो पाई। फिर एक दिन मेरे खास दोस्त अंकित और रोहन मेरे घर पर आए। हम सब ने बैठकर खूब बातें की। फिर अंकित ने मुझसे पूछा कि अब क्या नया आया है तुम्हारे खजाने में? मैंने सोचा कि मैं तो फंस गया। मैं सोच में पड़ गया कि उन्हें बताऊं या नहीं। अगर बता दूंगा तो वो मुझे पागल समझेंगे। मैंने उन्हें उस अलमारी के बारे में बताया और अलमारी दिखाई, लेकिन उनके चेहरे पर कोई खास हैरानी नहीं थी। बस यूं ही बोले, अरे यार, पुरानी अलमारी है, दिखने में तो बढ़िया लग रही है। मैंने हंसकर बात टाल दी, मगर अंदर से मैं परेशान था। फिर भी उस लाल रोशनी, अजीब आवाज और नोटबुक की बात मेरे मन में रहकर गूंज रही थी। शाम को जब हम सब चाय पी रहे थे, मैंने धीरे से कहा, यार, इस अलमारी में कुछ गड़बड़ है। अंकित और रोहन एक दूसरे को देखने लगे। रोहन हंसते हुए बोला, गड़बड़? अबे तू तो फिल्मों वाला हो गया है। लेकिन अंकित चुप था। उसकी आंखों में हल्की सी झिझक और शक झलक रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ अंकित? वो बोला, कुछ नहीं, बस मुझे लगता है मैंने ये अलमारी पहले कहीं देखी है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत पूछा, कहाँ देखी है? अंकित थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, याद नहीं आ रहा, लेकिन इसमें कुछ ऐसा है जो मुझे बेचैन कर रहा है। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तो क्या ये अलमारी सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि अंकित को भी खींच रही थी? अंकित ने पानी का गिलास उठाया और धीरे धीरे घूंट लिया। उसकी आंखें अलमारी पर टिकी हुई थीं। फिर वो धीमी आवाज में कहने लगा, शायद तुम लोग मेरी बात पर यकीन ना करो, लेकिन बचपन में मैंने ऐसी ही अलमारी देखी थी। मैं और रोहन दोनों ही चौंक गए। मैंने तुरंत पूछा, कहाँ देखी है? अंकित कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अब मुझे याद आ गया है, हमारे पुराने गांव वाले घर में दादी के कमरे में देखी थी। मेरा दिल धड़क उठा। मैंने पूछा, वो अलमारी देखने में कैसी थी? अंकित बोला, बिल्कुल ऐसी ही थी वो। ऐसे ही लकड़ी थी जिस पर अजीब सी नक्काशी थी और दरवाजे पर ऐसे ही निशान थे जैसे किसी ने बनाए हों, लेकिन उसके निशान किसी की समझ में नहीं आते थे। रोहन ने हंसते हुए माहौल हल्का करने की कोशिश की। वो बोला, ओह, तो तू कह रहा है ये अलमारी तेरे गांव से उठकर यहां आ गई? अंकित ने उसकी हंसी पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी नजरें अब भी अलमारी पर जमी थीं। वो बोलता रहा, जब मैं छोटा था तो रात को उस अलमारी से भी अजीब रोशनी निकलती थी। दादी कहती थी कि ये घर की रक्षा करती है। लेकिन फिर वो अचानक चुप हो गया। मैंने बेचैनी से पूछा, फिर क्या हुआ? उसकी आंखों में डर झलकने लगा। वो बोला, लेकिन उस अलमारी के आने के बाद हमारे घर में हादसे होने शुरू हो गए थे। दादी अचानक बीमार पड़ी, पापा का एक्सीडेंट हुआ और एक रात तो मैंने खुद देखा था कि कोई परछाई उस अलमारी से निकलकर पूरे कमरे में घूम रही थी। उसकी ये बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैं ये सोचकर डर गया कि क्या ये वही अलमारी थी? क्या मेरे घर लाई गई चीज दरअसल किसी पुरानी और डरावनी कहानी का हिस्सा थी? उस रात अंकित और रोहन ने मेरे साथ ही रुकने का फैसला किया। मैंने सोचा कि अगर 3 लोग मिलकर अलमारी के सामने रात गुजारेंगे तो शायद सच सामने आ ही जाएगा। हमने ड्राइंग रूम की सारी लाइट्स बुझा दी। सिर्फ टेबल लैंप की हल्की रोशनी कमरे में थी। अलमारी को हमने कमरे के बीच में खड़ा छोड़ दिया था। शुरुआत में सब नॉर्मल था। अंकित और रोहन आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे, लेकिन मेरी नजरें लगातार अलमारी पर टिकी हुई थी।
करीब आधी रात को अचानक लैंप की रोशनी धीमी पड़ने लगी और कमरा अंधेरे में डूब गया। अजीब सी हल्की हल्की आवाजें आने लगी। वातावरण बोझिल होने लगा। उसी वक्त अलमारी की दरारों से हल्की सी लाल रोशनी झलकने लगी। रोहन हड़बड़ाकर उठ बैठा। वो डरते हुए बोला, भाई ये देख रहा है तू? मैंने गहरी सांस ली और बोला, हाँ यही है वो रोशनी। अंकित चुप था। उसके चेहरे पर अजीब सा खौफ था और तभी अलमारी के भीतर से हंसी की वही आवाज गूंज उठी। आवाज धीमी लेकिन बेहद डरावनी थी। रोहन चिल्लाया, कौन है वहां? जवाब में दरवाजा खटखट हिलने लगा। हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक अलमारी का एक दरवाजा खुद आधा खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे से धुंधली परछाई बाहर निकलने लगी। वो आकृति इंसानी थी, लेकिन चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। उसकी चाल धीमी थी, जैसे हवा में तैर रही हो। अंकित ने कांपते हुए फुसफुसाया, यही वो परछाई है जिसे मैंने बचपन में देखा था। और तभी वो परछाई धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। रात का अंधेरा कमरे पर जैसे भारी पर्दा डाल रहा था। टेबल लैंप की हल्की रोशनी बूंद बूंद कम होती जा रही थी और अलमारी की दरारों से निकलती हल्की लाल रोशनी अब पूरी तरह फैल रही थी। कमरे में एक अजीब बेचैनी थी, मानो सांस लेना भी कठिन हो गया हो। साक्षी अभी भी डर के मारे खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में भय और चिंता दोनों झलक रहे थे। उसने धीमी आवाज में पूछा, ऋतिक तुम ठीक हो ना? ये रोशनी और आवाजें, ये सब क्या है? उसने अपने शब्द बीच में रोक दिए। मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कहा, हाँ मैं ठीक हूं, बस थोड़ा थोड़ा हैरान हूं। लेकिन अंदर से मेरा दिल उछल रहा था। हाथ पांव ठंडे हो रहे थे और मुंह सूख गया था। वही घुप अंधेरा, वही हल्की सी हंसी अब और साफ सुनाई से रही थी। अंकित कांपते हुए फुसफुसाया, ये तो बिल्कुल वैसी ही है, शायद वही है, उससे बचकर रहना। मैं चौंक कर बोला, क्या ऐसे कैसे हो सकता है? और हमने इसका क्या बिगाड़ा है? और इसे बंद कैसे करें? तुम्हें याद है कि बचपन में इसे कैसे कैसे बंद किया गया था और इससे छुटकारा कैसे पाया था? सच में ऐसी चीज मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था कि डर के मारे जान निकल जाएगी। मैं बहुत घबराया हुआ था। हम सभी उस वक्त बहुत घबराए हुए थे। रोहन तो बिल्कुल जड़ हो चुका था। उसके हाथ में चाय का गिलास हिल रहा था। मैंने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, कोई हलचल मत करो, शायद ये किसी तरह का भ्रम है। लेकिन ये कोई वोम नहीं था। परछाई धीरे धीरे हमारे पास बढ़ रही थी। मेरा डर के मारे बुरा हाल हो गया। मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अब मेरे पास बचने का एक ही तरीका था कि अगर मैं उसमें रखी नोटबुक को पढूं तो शायद पता चल जाए कि इस परछाई से बचने का क्या उपाय है। साक्षी ने डर से चिल्लाते हुए अपने कदम पीछे खींचे। ऋतिक कुछ मत छूना। पर मैं खुद को रोक नहीं सका। जिज्ञासा, डर और साहस तीनों मिलकर मुझे खींच रहे थे। मैंने नोटबुक उठाई। उसे देखते ही लाल रोशनी और परछाई की हलचल और तेज हो गई। अंकित ने धीरे से कहा, हमें इसे अभी खोलना नहीं चाहिए, ये खतरनाक है। लेकिन रोहन, जो पहले हंस रहा था, अब पूरी तरह डर के मारे चुप था। अचानक एक कठपुतली की हल्की सी झुलसती सी आकृति अलमारी से बाहर आई। उसकी आंखें खाली और लाल थीं। उसकी हंसी अब पूरी तरह कमरे में गूंज रही थी और हवा के हर झोंके के साथ वो हमारे इर्द गिर्द घूम रही थी। साक्षी जोर से चिल्लाई, ऋतिक ये क्या हो रहा है? इसे रोको। मैंने अपने हाथ बढ़ाए, लेकिन जैसे ही मैंने कठपुतली को छूने की कोशिश की, मेरे हाथ में कड़वी ठंडक फैल गई। पूरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। रोहन और अंकित पीछे हट गए। कठपुतली धीरे धीरे हमारे चारों ओर घूमने लगी। लाल रोशनी उसके इर्द गिर्द नाच रही थी। मैं उसे बचने के लिए इधर उधर भाग रहा था, लेकिन वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। अचानक साक्षी को कुछ याद आया। वो दौड़कर कमरे में गई और पूजा घर में रखा हुआ गंगा जल और देवी के हवन की भस्म को ले आई। उसने मेरे चारों तरफ गंगा जल छिड़क दिया और हम तीनों के और अपने माथे पर भस्म लगा दी, जिससे एकदम से वो परछाई मुड़ी और अलमारी के पास गायब हो गई। अब वहां कुछ भी नहीं था। अब मैंने राहत की गहरी सांस ली और कहा, हमें कुछ करना होगा। अंकित ने सहमी हुई आवाज में कहा, लेकिन ये तो किसी पुरानी श्रापित आत्मा जैसी है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। तभी साक्षी ने धीरे से कहा, ऋतिक क्या हम तांत्रिक को नहीं बुला सकते? उसकी आवाज में डर और समझदारी दोनों झलक रहे थे। मैंने तुरंत कहा, हाँ यही एक रास्ता बचा है। तुम्हारी बात सही है,
लेकिन इस वक्त वो कहाँ मिलेगा? कल सुबह ही हम किसी तांत्रिक को बुला पाएंगे, लेकिन रात अभी लंबी थी। लाल रोशनी और कठपुतली का प्रभाव कमरे में अभी भी था। मैंने हिम्मत करके धीरे धीरे अलमारी के दरवाजे को बंद करने की कोशिश की। अब इस बार कुछ नहीं हुआ। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, कठपुतली की हंसी अचानक गायब हो गई, पर कमरे की ठंडक अभी भी बनी हुई थी। अब सब शांत हो चुका था। इतनी देर में जो कुछ भी हुआ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हम सब बहुत देर तक ऐसे ही बैठे रहे। साक्षी मेरे पास आई और हाथ पकड़कर कहने लगी, ऋतिक, अब सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैंने सिर हिलाया, पर नींद दूर दूर तक नहीं थी। हर पल मुझे वही लाल रोशनी और वही धुंधली परछाई याद आ रही थी। अगली सुबह जैसे ही सूरज की हल्की रोशनी कमरे में आई, हमने तय किया कि तुरंत तांत्रिक को बुलाना होगा। मैंने अंकित और रोहन से कहा, देखो ये मेरी मुसीबत है, तुम दोनों यहां से चले जाओ। कल रात में तुम दोनों अपनी जिद की वजह से रुक गए थे और तुम्हारी जान के लाले पड़ गए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने को माफ नहीं कर पाऊंगा। अंकित बोला, ये कैसी बातें कर रहे हो यार? मैंने इतनी बड़ी मुसीबत में अगर तुमको अकेला छोड़ दिया तो फिर मेरी दोस्ती को धिक्कार है। जब अंकित ने यह बात कही तो रोहन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा, जबकि वो अंदर से बहुत डरा हुआ था। अंकित ने कहा, देखो, पहले हम एक तांत्रिक का इंतजाम करेंगे तो सब सही हो जाएगा। मुझे अपने दोस्तों पर गर्व हुआ और उनकी दोस्ती पर मेरा दिल भर आया। वे दोनों तांत्रिक को ढूंढने चले गए। उसके घर पर जाकर पता चला कि वो अभी घर पर नहीं है, कहीं दूसरी जगह गया है। जब उसे फोन किया गया, उसने कहा कि हम रात तक वहां आ जाएंगे। चिंता मत करो, अब हमारे पास इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। पूरे दिन हम लोग आराम से बातें करते रहे, चाय नाश्ता किया और फैसला कर लिया कि हम लोग साथ में बैठेंगे और साथ ही साथ में कुछ पूजा पाठ का इंतजाम भी करेंगे, जिसे ये बाधा ना आए। अंकित ने अलमारी पर बड़ा से ताला भी जड़ दिया। पूरा दिन गुजर गया और रात आ गई। हम तीनों दोस्त फिर उसी कमरे में बैठे थे। हल्की हल्की रोशनी में अलमारी का दरवाजा अपने आप छर्र की आवाज के साथ खुलने लगा। मैंने घबरा कर कहा, अंकित, ताला लगाया था ना तूने? अंकित डर के मारे अपने सूखे होंठ चाटते हुए बोला, हाँ, अपने हाथों से लगाया था। ये कैसे खुल गया? अचानक अलमारी से वही पुरानी लकड़ी की कठपुतली बाहर लटकती हुई दिखी। उसका चेहरा टेढ़ा मेढ़ा था और होंठ ऐसे थे जैसे अभी हिलने वाले हों। रोहन ने मजाक उड़ाने की कोशिश की। वो अपने दिल को तसल्ली देते हुए बोला, अरे इतना डर क्यों रहे हो? ये तो बस एक खिलौना है। अपनी समझ अंकित हम सबको हिम्मत बंधाने के लिए बोला, हाँ, ये तो बस खिलौना है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। हम फिजूल में हैं, डर रहे हैं। लेकिन तभी कठपुतली ने अपनी गर्दन चिढ़ चिढ़ की आवाज के साथ घुमाई और उसकी आंखें सीधे अंकित पर टिक गई। अंकित के शरीर में जैसे झटके लगने लगे। उसकी गर्दन खुद ब खुद उसी कठपुतली की तरह दाएं बाएं हिलने लगी। अंकित चिल्लाते हुए बोला, बचाओ, कोई मेरी गर्दन पकड़ रहा है, छोड़ो मुझे। मैंने और रोहन ने दौड़कर अंकित को पकड़ा, लेकिन उसका शरीर पत्थर सा भारी हो गया था। उसकी आंखें उलट गईं और मुंह से बस इतना निकला, ये मेरा घर है, तुम लोग क्यों आए हो? हम सब लोग चौंक पड़े। ऐसी तो हमने उम्मीद भी नहीं की थी कि इस कठपुतली के मुंह से ऐसी भारी आवाज निकलेगी। ये तो कोई और ही बोल रहा था। ये आवाज अंकित की नहीं थी, ये किसी बूढ़े आदमी की भारी गूंजती हुई आवाज थी। मैंने और रोहन ने उसे पूरी ताकत लगाकर उसे झकझोरा। कुछ सेकंड बाद अंकित जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया, लेकिन अलमारी का दरवाजा अभी भी खुला था और अंदर अंधेरा ऐसे फैला था जैसे कोई काली खाई हो। सब लोग डर गए और आज जो कुछ हुआ उसकी तो सपने में भी उम्मीद नहीं थी। और आगे जो होने वाला था उस बात को तो कोई सोच भी नहीं सकता था। हम लोग यही सोचते थे कि अभी तक जो भी हुआ है इससे ज्यादा भयानक क्या हो सकता है। लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी भूल थी। हमारी तो डर के मारे हालत ही खराब थी। ऐसे में और कुछ याद भी नहीं आया। रोहन नाराज हो रहा था, कह रहा था वो तांत्रिक भी नहीं आया। हम दोनों ने उसे फोन मिलाया तो उसका फोन ही नहीं लग रहा था। हमारे पास और कोई सहारा नहीं था जिससे हम बच सकें। रही बात पूजा पाठ की, तो वो भी कर चुके थे। इससे ज्यादा हमें अभी नहीं पता था कि हम किस तरीके से कोई पूजा करें। पूजा घर में धूप बत्ती लगानी थी तो लगा दी। साक्षी ने जरूर कहा था कि पूरे घर में और इस कमरे में गंगा जल छिड़क दो। इसके बाद कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल शांति बनी रही। तो फिर हम लोगों ने बिस्तर लगा लिया और आराम से लेट गए।
और फिर धीरे धीरे नींद भी आने लग गई थी। पर तभी अचानक उसकी नींद खुली तो कानों में बार बार खट 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 की आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई लकड़ी पर हथौड़ा मार रहा हो। रोहन बोला, कौन है वहां? अंकित, ऋतिक, मजाक बंद करो। कोई जवाब नहीं आया तो उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो उसकी आंखें डर के मारे फैल गईं। उसने चीखना चाहा लेकिन उसके गले से आवाज भी नहीं निकली। उसके सामने उसके सीने पर वही लकड़ी की कठपुतली बैठी थी। उसके हलक से चीख भी नहीं निकली कि कठपुतली ने अपनी उंगलियां उसके गले में कस दी। रोहन हकलाते हुए बोला, हाँ, हट हट जा। तभी कठपुतली का मुंह हिला और उसमें से वही गूंजती आवाज निकली, तुम लोग यहां नहीं रह सकते, ये मेरा घर है। रोहन ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और भागकर कमरे से बाहर निकला। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने की दीवार पर उसकी अपनी ही परछाई दिखाई दे रही थी। वो परछाई सामान्य नहीं थी, उसके हाथ में खून से सनी कुल्हाड़ी थी। ये देखकर रोहन जोर से चीखा और वहीं बेहोश हो गया। रोहन की आवाज को सुनकर हम लोग जाग गए थे और उसकी हरकतों को देख रहे थे, लेकिन हमें तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। कठपुतली उसके ऊपर बैठी है, ये तो उसी के चिल्लाने से और बताने से हमने अंदाजा लगाया था। फिर मैंने उसके चेहरे पर पानी छिड़का और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। साक्षी की हालत तो पहले से ही खराब थी। ये तमाशा देख देख कर वो खुद ही बेहोश हुई जा रही थी। हम लोग ऐसी मुसीबत में फंस थे कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। खैर, रोहन तो होश में आ गया। उसके बाद सब लोग सहमे सहमे से बैठे हुए थे, बस यही मना रहे थे कि आज की रात कैसे न कैसे सही सलामत कट जाए। लेकिन मुझे पता नहीं था कि अब मेरी बारी आने वाली है। आखिर मैं कैसे छूट सकता था? मैंने तय किया कि सारी घटना को सिलसिलेवार लिखकर रख लूं, क्योंकि मुझे तांत्रिक को सारी घटनाएं बतानी पड़ेगी और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। इसलिए मैं तांत्रिक को डायरी दिखा दूंगा। मैंने डायरी खोली और अब तक की घटनाएं नोट करने लगा। अलमारी अपने आप खुलती है, कठपुतली जीवित हो उठती है, अंकित के शरीर में कोई और बोलता है और रोहन का गला दबाया गया। मैंने जैसे ही ये लिखा कि मेरी कलम अपने आप चलने लगी। कलम से खुद ब खुद लिखा जा रहा था, अगला शिकार तू बनेगा, तेरा खून मेरी अलमारी में जाएगा। मेरे हाथ कांप उठे। मैंने कलम दूर फेंकी, लेकिन डायरी खुद ब खुद पन्ने पलटने लगी और हर पन्ने पर वही लाइन छपी जा रही थी, अगला शिकार तू होगा। अचानक कमरे का बल्ब फूट गया और अंधेरा छा गया। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की, लेकिन जैसे ही मैंने मोबाइल घुमाया कि अलमारी के पास मुझे एक और इंसानी आकृति दिखाई दी। वो इंसान नहीं था, बल्कि किसी कठपुतली की तरह धागों से बंधी हुई एक लाश थी जो हवा में लटक रही थी। मेरा गला सूख गया। मैंने धीरे से कदम पीछे खींचे। तभी वो आकृति उसकी तरफ झपटी और फुसफुसाई, तूने मुझे यहां से निकाला, अब तू ही यहां रहेगा। मैं चीख पड़ा और बेहोश हो गया। अगली सुबह हम तीनों दोस्त किसी तरह होश में आए। अंकित के गले पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने रस्सी से कसकर पकड़ा हो। रोहन के गले पर खरोंचें थीं और मेरे हाथ पर खून से लिखा हुआ था, ये घर छोड़ दो वरना मौत पक्की है। हम तीनों एक दूसरे को देखते रहे। कोई कुछ कह नहीं पाया, लेकिन मन ही मन हमें पता चल चुका था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। उस रात के बाद मैं अपने दोस्तों को समझा रहा था कि अलमारी से दूर रहना ही सही है, लेकिन अंकित और रोहन दोनों ही जिद्दी थे। अंकित बार बार कहता, यार ये सब तेरे दिमाग का खेल है, कोई भूत प्रेत नहीं होते। और रोहन तो मजाक उड़ा देता, अगर कठपुतली इतनी ही खतरनाक है तो मुझे क्यों नहीं पकड़ लेती, मैं ही देखता हूं इसे। मुझे पता था कि वे दोनों हम सबकी हिम्मत बढ़ाने के लिए ऐसा कह रहे हैं, जबकि अंदर से वे बेहद डरे हुए थे और दोनों ही कठपुतली से बच चुके थे और मेरी हालत भी देख चुके थे। लेकिन मन को समझाने का भी ये एक जरिया होता है और झूठी हिम्मत को बांधे रखना भी डर से बाहर निकलने का सहारा होता है। अगर हिम्मत ही टूट गई तब तो आदमी जीते जी ही मर जाता है। लेकिन उन्हें क्या पता था, उस लकड़ी की आत्मा ने उनकी बात सुन ली थी। उसी समय रोहन के घर से फोन आ गया। उसकी माँ का फोन था, कोई अर्जेंट काम आया था, इसीलिए रोहन को तुरंत आने के लिए बोल रही थी। रोहन हमारे सबकी तरफ देखने लगा और सफाई देने लगा। देखो, मैंने कोई फोन नहीं किया था, खुद ही माँ का फोन आया है। अंकित बोला, अरे जा, मैं कब कह रहा हूं कि तू बहाना बनाकर खिसक रहा है, जरूरी है तो जाना ही पड़ेगा। मैं हूं ना यहां पर। ये तांत्रिक साला भी नखरे दिखा रहा है, पता नहीं कहीं जाकर शहीद तो नहीं हो गया है। ये आ ही नहीं रहा है।
रोहन तो वहां से चला गया। मैं और अंकित साथ साथ बैठे हुए तुरंत के हालात पर मशवरा करने लगे कि क्या करना चाहिए। तभी मैंने सोचा कि एक एक कप चाय ही हो जाए। साक्षी पड़ोस में गई हुई थी। अंकित से मैंने कहा, तुम यहां बैठो तो जरा, मैं चाय बनाकर ले आता हूं। अंकित बेड पर बैठ गया और मोबाइल चलाने लगा। मैंने किचन में जाकर चाय का पानी चढ़ा दिया और सोचने लगा कि चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी रख लूं। तभी मुझे जोर की चीख सुनाई दी। मैं दौड़कर अंदर पहुंचा तो देखा अंकित बिस्तर पर तड़प रहा था। उसके सीने पर वही कठपुतली बैठी थी। उसके छोटे छोटे लकड़ी के हाथ नाखूनों की तरह नुकीले होकर अंकित की गर्दन में ढंस गए थे। अंकित का चेहरा नीला पड़ चुका था। वो गला पकड़कर बार बार हाँफ रहा था। मुझे देखते ही वो चिल्लाया, ऋतिक, हटा इसे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ऐसा सीन देखकर मेरी तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई थी। डर के मारे मेरा खून ही जम गया था। लेकिन यहां मेरे दोस्त का सवाल था। अगर मैंने डर कर कदम पीछे हटा लिए तो निश्चित रूप से अंकित मर जाएगा। यह ख्याल मन में आते ही मेरे मन में हिम्मत भर गई। मैंने साहस जुटाकर उस कठपुतली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, उसने अपना सिर मेरी ओर घुमाया। उसकी आंखें अब लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो गुर्राई, ये मेरा है, इसे मैं ले जाऊंगी। मैंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं उस पर झपटा। मैंने पूरी ताकत से उसे दीवार पर दे मारा। कठपुतली तो गिर गई, लेकिन अंकित की गर्दन पर गहरे खून के निशान पड़ गए थे। ये बहुत डरावनी बात थी जिसका अभी अभी हम लोगों ने सामना किया था। उस रात रोहन अपने घर गया। वो बहुत हंसता रहा था। जाते जाते कह गया कि मैं डरने वाला नहीं हूं। शायद उसकी ये बात कठपुतली में सुन ली, लेकिन आधी रात को उसका फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। ऋतिक, वो मेरे कमरे में हैं, अलमारी के पास खड़ी है। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गया। मेरे चेहरे से जैसे पसीना छूटने लगा। मैं चिल्लाया, क्या तेरे घर में भी पहुंच गई? रोहन बस चीखते हुए बोला। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही हैं। वो मेरी ओर बढ़ रही हैं। दरवाजा बंद है, पर वो अंदर आ गई। अचानक फोन कट गया। फिर हम फोन मिलाते रहे, लेकिन फिर लगा ही नहीं। तो मैंने उसकी मम्मी को फोन किया। उन्होंने उठाया। मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो वो लोग डर गए। मैंने कहा, मैं अभी आता हूं। तो आंटी बोली, नहीं बेटा, इतनी रात को तुम मत आना, हम देख लेंगे, तू चिंता मत कर। ऐसी बुरी शक्ति रात में लोगों को घर से निकालकर सड़क पर खड़ा कर देती है। फिर वहां उनके संग अनहोनी घटना घट जाती है। तू घर में ही रहना। अगली सुबह जब हम रोहन के घर पहुंचे तो उसका कमरा अस्त व्यस्त था। कुर्सियां उलटी पड़ी थी, शीशा टूटा था। रोहन बिस्तर के नीचे छिपा हुआ मिला। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने बस इतना कहा। वो सारी रात मेरे पास बैठी रही। उसकी लकड़ी की उंगलियां मेरे गले पर घूमती रहीं। मैं चीख भी नहीं पाया। 2 दिन बाद अंकित और रोहन दोनों फिर मेरे साथ कमरे में थे। हमने सोचा कि साथ रहेंगे तो डर कम लगेगा। रात के करीब 3 बजे अचानक कमरे का बल्ब अपने आप बुझ गया और चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। अचानक हमें टक 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 की आवाज सुनाई दी। हमने मोबाइल की रोशनी जलाई तो देखा वही कठपुतली छत से लटक रही थी, लेकिन इस बार अकेली नहीं थी। उसके पीछे और भी 4-5 कठपुतलियां खड़ी थीं। सबकी आंखें खोखली थीं, मुंह सिए हुए थे और शरीर धागों से बंधे हुए थे। अचानक उनमें से एक ने रस्सी तोड़ दी और सीधे रोहन पर झपटी। उसने उसके बाल पकड़कर जमीन पटक दिया। रोहन दर्द से चिल्लाया, बचाओ, ये मुझे खींच रही हैं अंदर, अलमारी की तरफ खींच रही हैं। सचमुच वो कठपुतली उसे घसीटते हुए अलमारी की ओर ले जा रही थी। अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल चुका था। अंदर काला अंधेरा घूम रहा था जैसे कोई भंवर हो। अंकित और मैंने मिलकर रोहन को खींचा। काफी मशक्कत के बाद ही उसका हाथ छुड़ाया जा सका, लेकिन जब हमने अलमारी के अंदर झांका तो हमें कुछ और दिखा। अंदर अनगिनत चेहरों की आकृतियां थीं जो खून से सने हुए थे और सबकी आवाज गूंज रही थी। हम सब उसके शिकार हैं। अब तुम्हारी बारी है। उस रात के बाद से अंकित और रोहन पूरी तरह से खौफ से भर गए थे। मैंने उनसे कहा, तुम अपने घर चले जाओ, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारा घर नहीं छोड़ा और यही कहा कि जब तक तांत्रिक नहीं आ जाता तब तक हम नहीं जाएंगे। लेकिन हमने उन्हें जबरदस्ती घर भेज दिया। आज मैं बिल्कुल अकेला था और मेरा अकेला रहना खतरनाक भी था। साक्षी हमेशा कहती थी, ऋतिक, मुझे पता है तुम्हें यह अलमारी वाला मेंटर परेशान कर रहा है, लेकिन तुम मुझे यहां क्यों नहीं आने देते हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हारी साथी, हर मुसीबत में साथ रहूंगी।
और उसकी ये साथ रहने वाली जिद ही उसको ले डूबी। वो जिद करके कमरे में आई और उसी रात उसकी जिंदगी बदल गई। उस रात हम दोनों सो रहे थे। अचानक मैंने महसूस किया कि बिस्तर हिल रहा है। आंख खोली तो देखा कि साक्षी नींद में ही उठकर बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके होंठ किसी अजनबी आवाज में बोल रहे थे, मुझे छोड़ दो, मत छुओ। मैंने उसे हिलाकर उठाना चाहा। तभी मैंने देखा कि उसके हाथ पांव पर धागे बंधे हुए हैं और धागे हवा में खींच रहे हैं। कमरे के कोने में वही कठपुतली खड़ी थी, जैसे किसी कठपुतली खेल में साक्षी को नचा रही हो। अचानक साक्षी का शरीर ऐंठकर अजीब पोज में मरोड़ गया। उसकी हड्डियां छटखने लगी। मैं चीखा, बस करो, उसे छोड़ दो। लेकिन कठपुतली हंसने लगी और बोली, अब ये मेरी दुल्हन है। ये सुनकर मैं चौंक पड़ा। ये कौन सी नई बात निकल कर आई? ये भूत प्रेत भी रोज रोज नया बखेड़ा खड़ा करते हैं, चैन से रहने भी नहीं देते। उस रात भी हम पूरी रात जागते रहे। अगली सुबह साक्षी बाथरूम से निकली तो उसका चेहरा पीला था, होंठ कांप रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, ऋतिक, अभी किसी ने मुझसे कहा है कि तुम मेरी हैं, और शीशे में देखो जरा। मैंने शीशे में देखा तो चौंक पड़ा। शीशे में साक्षी की परछाई खड़ी थी, लेकिन उस परछाई के बाल बिखरे हुए थे, आंखें खोखली थीं और होंठ सिले हुए थे। वो धीरे धीरे हिल रही थी, जबकि असली साक्षी भी वहीं मेरे पास खड़ी थी और मुझसे बोल रही थी। सबसे डरावनी घटना अगली रात हुई। अंकित और रोहित फिर आ गए थे। हम सब कमरे में थे। अचानक पंखा तेज घूमने लगा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि लगा जैसे ब्लेड किसी की गर्दन काट देंगे। साक्षी के बाल ऊपर उड़ने लगे, मानो कोई ताकत उसे खींच रही हो। अगले ही पल उसका दुपट्टा पंखे में फंस गया और वो हवा में लटक गई। उसका चेहरा नीला पड़ने लगा। हम तीनों दौड़कर उसे बचाने गए। अंकित ने पंखा बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्विच काम ही नहीं कर रहा था। बल्ब टिमटिमाने लगे और कठपुतली अलमारी के पास खड़ी हंस रही थी। वो डरावनी आवाज में कह रही थी, ये मेरी दुल्हन है, इसे मैं ले जाऊंगी। मैंने पूरी ताकत लगाकर दुपट्टा काटा और साक्षी को नीचे गिराया। तब तक वो बेहोश हो चुकी थी, लेकिन उसके गले पर गहरे लाल निशान थे, जैसे किसी ने उसे धागों से कसकर बांधा हो। उस दिन मुझे एहसास हुआ, अब ये खेल मजाक नहीं है। कठपुतली सीधे मेरी पत्नी की जान लेने पर उतारू है। अगर मैंने जल्द कुछ नहीं किया तो साक्षी मेरी बाहों से हमेशा के लिए छिन जाएगी। साक्षी की गर्दन पर बने लाल निशान देखकर मेरा दिल बैठ गया। वो कई घंटों तक बेहोश रही। जब उसे होश आया तो सिर्फ एक ही बात कहती रही, ऋतिक, वो मुझे ले जाएगी, कृपया कुछ करो, मुझे बचा लो। मैं अब टूट चुका था। अब और इंतजार करने का सवाल ही नहीं था। अंकित और रोहन ने भी कहा, भाई, ये बात इंसानों के बस की नहीं, हमें किसी तांत्रिक या पुजारी को बुलाना होगा। अगर वो तांत्रिक नहीं मिलता है तो किसी दूसरे तांत्रिक को ढूंढने चलेंगे। हमने बहुत खोजबीन की और गांव से दूर जंगल के किनारे रहने वाले एक बूढ़े तांत्रिक से संपर्क किया। उसका नाम था आचार्य विभूतिनाथ। उसकी लंबी जटाएं थीं, लाल चोला था और गले में रुद्राक्ष की माला थी। आंखों में हर समय एक अजीब सी चमक रहती थी। जब उसने मेरी बात सुनी तो गंभीर हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे घर जो अलमारी आई है वो कोई साधारण चीज नहीं है। उसमें एक अधूरी साधना में मरी हुई आत्मा का वास है। वो आत्मा एक कठपुतली रूपी माध्यम से बाहर आती है, और जिस किसी के खून और आत्मा पर उसकी पकड़ हो जाए वो उसे कभी नहीं छोड़ती। मैं कांपते हुए बोला, गुरुजी, मेरी पत्नी साक्षी पर तो उसने अपना शिकंजा कस लिया है। तांत्रिक ने आंखें मूंदी और मंत्र बुदबुदाने लगा। फिर बोला कि समय बहुत कम है, अगर जल्द ही विधि नहीं की गई तो तुम्हारी पत्नी की आत्मा हमेशा के लिए उस कठपुतली में कैद हो जाएगी। यह सुनकर मैं बहुत डर गया। मैं किसी भी कीमत पर साक्षी की जान के लिए खतरा मोल नहीं ले सकता था, और जो भी मुझे करना होता मैं जरूर करता। मैंने तांत्रिक से कहा, आप जिस तरीके से भी बताएंगे मैं उसी तरीके से तंत्र विधि को करूंगा, बस साक्षी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तांत्रिक ने आने के लिए हामी भर दी। मैंने उससे कहा, मेरे साथ ही चलो। उसने कहा, नहीं, तुम चलो और मैं शाम तक पहुंच जाऊंगा। रात को आचार्य मेरे घर पर आए। उन्हें देखकर हम सब लोग खुश हो गए। ऐसा लगा जैसे हमारा उद्धार करने के लिए देवता बनकर आए हैं, क्योंकि हम सब लोग उस भूतिया माहौल से इतना ज्यादा पक चुके थे कि वहां से निकलकर भागना चाहते थे कि ये जगह छोड़ दे, ये कहीं नहीं चला जाएगा। हम सब कमरे में बैठे हुए थे। उन्होंने अलमारी के सामने हवन कुंड सजाया
और अग्नि प्रज्वलित की। मंत्रों की गूंज से पूरा कमरा थर्रा उठा। अचानक अलमारी अपने आप चर्र की आवाज से खुल गई और वही कठपुतली बाहर आ गिरी, लेकिन इस बार वो पहले से कहीं बड़ी लग रही थी। उसकी आंखें कोयले की तरह जल रही थीं। उसके हाथों में नुकीले लोहे के कील थे। साक्षी अचानक दर्द से चीखने लगी। उसके शरीर पर अदृश्य धागे कसने लगे। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। तांत्रिक ने जोर से मंत्र बोला। अग्नि तेज जलने लगी और कठपुतली पीछे हट गई, लेकिन उसने खौफनाक आवाज में कहा, ये मेरी दुल्हन है, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और अगले ही पल बिजली वाली गई और अंधेरा छा गया। अचानक साक्षी की आंखें उलट गईं। उसके होंठ अपने आप हिलने लगे, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। वो कठपुतली बोल रही थी। वो बोली, तुमने मुझे क्यों बुलाया? अब मैं तेरी पत्नी के पहले तुझे देखूंगी। अब ये मेरा घर है। साक्षी की कलाई पर खून के धागे उभरने लगे। उसके शरीर से धुएं की पतली लपटें निकल रही थीं। मैं घबरा गया और साक्षी को पकड़कर चीखा, नहीं, उसे छोड़ दो, साक्षी को मत छूना। तांत्रिक ने मेरी तरफ देखकर कहा, संभलो, अगर आज रात विधि अधूरी रह गई तो तुम्हारी पत्नी की आत्मा हमेशा के लिए कठपुतली में बंध जाएगी। फिर चाहे मैं भी आ जाऊं, उसे नहीं बचा पाऊंगा। उस वक्त मैं समझ गया कि अब या तो सब कुछ जीतना है या हमेशा के लिए खो देना है। कमरे के बीचों बीच मंत्रों की आवाज गूंज रही थी। हवन की आग तेज जल रही थी, लेकिन उसके धुएं में अजीब सी गंध घुल रही थी। जली हुई लकड़ी की नहीं, बल्कि सड़ते हुए मांस की गंध थी। साक्षी अब भी तड़प रही थी। उसके हाथ पांव अदृश्य धागों से खींचते जा रहे थे। उसकी गर्दन पीछे मुड़ने लगी, मानो हड्डियां टूटने वाली हों। मैं हिम्मत हारने ही वाला था कि तभी तांत्रिक ने अपनी छड़ी जमीन पर पटकी और चिल्लाया, दिखाओ अपना असली रूप। तुम कौन हो जो इस स्त्री पर अधिकार जमाना चाहती हो? अचानक अलमारी जोर से हिली। कठपुतली ने अपनी गर्दन टेढ़ी की और उसके अंदर से एक भयानक औरत की परछाई निकलकर हवा में तैरने लगी। उसकी आंखें जल रही थीं, बाल बिखरे हुए थे और मुंह सिलाई की तरह धागों से बंद था, लेकिन उस बंद मुंह से भी कराहने की आवाज आ रही थी। तांत्रिक ने गंभीर आवाज में कहा, अब मैं समझ गया, ये आत्मा कोई साधारण नहीं, ये उसी औरत की आत्मा है जिसे कभी जिंदा कठपुतली बनाकर मारा गया था। हम सब सन्न रह गए। मैं कांपते हुए बोला, जिंदा कठपुतली? इसका मतलब क्या है? आचार्य ने हवन की आग में घी डाला और बोले, सालों पहले इस अलमारी के मालिक एक पागल कठपुतली नचाने वाले थे। वो औरतों को अपहरण करके उन्हें कठपुतली बनाते थे। उनके शरीर में कीलें गाड़ देते, हाथ पांव पर लोहे के धागे बांधते और उन्हें अलमारी में बंद करके नचाते रहते। आखिर में वे औरतें तड़प तड़प कर मर जाती। ये आत्मा भी उन्हीं में से एक है, लेकिन इसकी मौत अधूरी रही। मरते समय इसके दिल में सिर्फ एक ही आग थी, दुल्हन बनने की, अपना घर बसाने की। तांत्रिक की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब अब वो मेरी पत्नी साक्षी को दुल्हन बनाकर अपना सपना पूरा करना चाहती थी। अचानक वो औरत की परछाई जोर से चीखने लगी। उसका मुंह खुद ब खुद फट गया, धागे टूट गए और अंदर से खून की धार बह निकली। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि कान सुन्न पड़ गए। वो चिल्ला रही थी, मेरा सुहाग, मेरी शादी, मेरी दुल्हन का जोड़ा, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। और उसी पल साक्षी का शरीर अपने आप लाल रंग से भरने लगा, जैसे उसने शादी का जोड़ा पहन लिया हो। उसके माथे पर खून की बिंदी उभर आई। वो धीरे धीरे उठकर अलमारी की तरफ बढ़ने लगी। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं सका। मेरी कोशिश बेकार रही, जैसे किसी ने मेरे हाथ सुन्न कर दिए हों। साक्षी की आंखें अब उसकी आंखें नहीं रही थीं। उसकी आंखों से वही औरत देख रही थी जो कठपुतली की आत्मा थी। तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, ऋतिक, अब ये साधारण भूत प्रेत की बात नहीं, ये एक श्रापित आत्मा है। जब तक इस अलमारी और कठपुतली को नष्ट नहीं किया जाएगा, ये तेरी पत्नी का पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन सावधान, इसको जलाना या तोड़ना आसान नहीं, क्योंकि इसकी हर चोट तेरी पत्नी पर पड़ेगी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब अगर हम अलमारी या कठपुतली को नुकसान पहुंचाते हैं तो साक्षी की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। मैं बहुत परेशान हो गया। मैं बड़ी उलझन में था कि मैं करूं तो क्या करूं। मेरी जिंदगी में ऐसा दिन भी आएगा, ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तभी कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। एक भयानक सीन तैयार हो गया।
अचानक अलमारी से दर्जनों धागे निकलकर हम सब पर टूट पड़े। वो धागे जंजीरों की तरह हमें जकड़ने लगे। अंकित की गर्दन कस गई, रोहन की कलाई से खून निकलने लगा और मैं जमीन पर गिर पड़ा। साक्षी अब कठपुतली जैसी बन चुकी थी। उसके हाथ पांव अजीब ढंग से हिल रहे थे। उसकी हंसी बदल चुकी थी। वो मुझसे कह रही थी, ऋतिक, अब मैं तुम्हारी नहीं हूं, मैं तो उसी की दुल्हन हूं। मैं आखिरी ताकत लगाकर चीखा, नहीं साक्षी। लेकिन मेरी आवाज उस चीख और तांत्रिक के मंत्रों में दब गई और उस वक्त मुझे लगा शायद मैं अपनी पत्नी को खो दूंगा। तभी मैंने देखा कि अलमारी से निकली उस औरत की आत्मा हवा में झूल रही थी। उसके चेहरे पर आधी मुस्कान और आधा दर्द था। आंखों में खून था और हाथों में वही लाल दुल्हन का जोड़ा। वो लगातार चिल्ला रही थी, अगर मेरी शादी अधूरी न रहती तो मैं आज ये हाल में न होती। अब ये दुल्हन मेरी होगी। मैं हिम्मत जुटाकर बोला, कौन हो तुम? आखिर क्यों हमारे पीछे पड़ी हो? तांत्रिक ने मंत्रों से उसका वश कम किया और आदेश दिया, अपनी पहचान बता, वरना अग्नि तुझे भस्म कर देगी। आत्मा कांपी, फिर चीखते हुए बोलने लगी, मेरा नाम रुक्मिणी था। मैं इसी शहर के अमीर साहूकार की बेटी थी। मेरी शादी एक राजपूत युवक से तय हुई थी, लेकिन जिस रात मेरी शादी थी उसी रात मेरे दहेज के लिए मेरा दूल्हा और उसका परिवार लालच में बदल गए। शादी मंडप में ही उन्होंने मेरे पिता का गला दबा दिया और मुझे अलमारी में बंद कर दिया। उस अलमारी को बाहर किसी कोठरी में फेंक दिया गया। मैंने कई दिनों तक उस लकड़ी के बक्से में दम तोड़ा। न दुल्हन बनी, न औरत रही, बस एक अधूरी आत्मा बन गई। उसकी आवाज रोने लगी, लेकिन अगले ही पल वो फिर से पागलपन में बदल गई। मेरी आखिरी ख्वाहिश थी दुल्हन बनने की, इसीलिए मेरी आत्मा इस अलमारी से बंध गई। अब जो भी घर इस अलमारी को लाता है, मैं उसकी पत्नी को अपनी दुल्हन बना लेती हूँ। मैं कभी अकेली नहीं रहूंगी। अचानक आत्मा ने साक्षी को पकड़ लिया। उसने साक्षी के गले में वही लाल दुपट्टा डाल दिया। साक्षी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। आत्मा गरजते हुए बोली, अब ये मेरी है, इसे अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आचार्य विभूतिनाथ ने तेज स्वर में कहा, ऋतिक, अगर तू अभी सच्चा प्रेम दिखा दे तो इसका मुंह टूट सकता है, वरना तेरी पत्नी इसकी कठपुतली बन जाएगी। उसने हवन कुंड की आग और तेज कर दी और कपाल मंत्र पढ़ने लगा। नीली ज्वालाएं आसमान छूने लगी। मैं साक्षी को गोद में उठाकर रोने लगा। साक्षी, तू मेरी जान है। मैं तुझसे 7 जन्मों का साथ मांगता हूं। मैं तुझे किसी से छिनने नहीं दूंगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। मेरी बात सुनते ही अचानक साक्षी की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में हल्की सी हरकत हुई, जैसे वो अंदर से आत्मा से लड़ रही हो। आत्मा चीखी, नहीं, वो मेरी दुल्हन है। तांत्रिक ने जोर से मंत्र बोला और फिर अपनी छड़ी उठाकर आग में फेंकी। पूरा कमरा नीली रोशनी से भर गया। आत्मा दर्द से चीखी और जलने लगी। उसका चेहरा धीरे धीरे राख में बदल रहा था। उसने आखिरी बार मुझे देखा और बोली, तूने तेरा प्यार साबित कर दिया। काश मेरे लिए भी कोई ऐसा होता। और अगले ही पल वो आग की लपटों में समा गई। कठपुतली फटकर राख हो गई। अलमारी अपने आप टूटकर जमीन पर ढह गई। साक्षी धीरे धीरे होश में आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, ऋतिक, तूने मुझे बचा लिया। तांत्रिक थके स्वर में बोला, ये आत्मा अब मुक्त हो गई है, लेकिन एक आत्मा अभी भी है। जब तक वो मुक्त नहीं होगी तब तक ये अलमारी भी वैसे ही परेशान करती रहेगी। अब मैं समझा, उनका मतलब ये था कि अभी तक मैंने देखा कि अलमारी से रुक्मिणी की आत्मा जुड़ी थी, लेकिन कठपुतली जब बोलती थी तो हमेशा बूढ़े आदमी की आवाज आती थी। यानी इसके पीछे दूसरी आत्मा बूढ़े की भी कैद है, जो पागल कठपुतली नचाने वाला था। आत्मा के खत्म होने के बाद सबको लगा था कि सब कुछ शांत हो गया है, लेकिन 3 रात बाद वो घटना हुई जिसने हमारी रूह तक हिला दी। मैं और साक्षी सो रहे थे। अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा चली और पर्दे फटफटाने लगे। अंधेरे में मुझे लगा जैसे कोई बैठा हो। मैंने टॉर्च जलाई तो देखा वो कठपुतली फिर से मेरे सामने रखी थी। हालांकि उसे तो तांत्रिक ने राख में बदल दिया था। उसकी आंखें काली थीं, लेकिन होंठ हिल रहे थे। और इस बार आवाज किसी औरत की नहीं, बल्कि एक बूढ़े की खड़खड़ाती आवाज थी। तुमने सोचा सब खत्म हो गया? नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने पूरा दृश्य बदल गया, जैसे किसी ने मुझे पिछले 100 साल में धकेल दिया हो। मैंने देखा
वही अलमारी एक हवेली के तहखाने में रखी थी। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी सफेद दाढ़ी थी और वो खून से सने कपड़े पहने हुए था। उसके हाथ में एक चाकू और लाल धागे थे। वो बड़बड़ा रहा था, दुल्हन अधूरी रहेगी, दुल्हन मेरी होगी। मैं इस अलमारी को अपनी साधना का घर बना दूंगा। जिस भी घर में ये जाएगी वहां की औरत मेरी दुल्हन बनेगी। उसके पीछे वही रुक्मिणी की आत्मा चीखते हुए खड़ी थी, तूने मुझे जिंदा दफन किया, तेरे श्राप ने मुझे इस बक्से से बांध दिया, अब मैं हमेशा अधूरी रहूंगी। बूढ़ा हंस पड़ा, हाँ, मैं चाहता ही यही हूं, तेरी अधूरी आत्मा इस अलमारी में बंधी रहे और मेरी आत्मा इस कठपुतली में। जब तक दोनों जिंदा रहेंगे कोई सुखी दाम्पत्य नहीं रहेगा। हर पत्नी मेरी दुल्हन बनेगी और हर पति तेरा शिकार। इतना कहते ही अचानक मेरी आंखों के सामने साक्षी खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर वो बूढ़े की शक्ल छड़ गई थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और होंठ कांप रहे थे। वो वही बूढ़ी आवाज में बोली, अब तू भी मरने को तैयार हो जा ऋतिक, तेरी पत्नी मेरी दुल्हन और तू मेरी कठपुतली। साक्षी का शरीर दीवार से टकरा गया। वो हवा में लटक गई जैसे किसी ने गले से पकड़कर उठा लिया हो। उसकी आंखें उलट गईं और मुंह से अजीब आवाजें आने लगी। मैं पागलों की तरह चिल्लाने लगा, साक्षी को छोड़ दे, लेकिन वो कठपुतली धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। उसकी लकड़ी की टांगें छर्र छर्र कर रही थी और हर कदम पर जमीन से चिंगारियां निकल रही थी। उस क्षण मुझे साफ हो गया, ये खेल सिर्फ औरत की आत्मा का नहीं था, बल्कि वो बूढ़ा साधक भी मरते वक्त अपनी आत्मा कठपुतली में बांध गया था। अब अलमारी और कठपुतली मिलकर पति पत्नी दोनों का नाश करने वाली एक भयानक शक्ति बन चुकी थी। तभी मैं भागकर हनुमान चालीसा की किताब उठाने लगा, लेकिन अचानक मेरे कानों में वही दो आवाजें गूंज उठीं। औरत की चीखती हुई आवाज, मुझे दुल्हन बनाओ। बूढ़े की खड़खड़ाती आवाज, मुझे कठपुतली चाहिए। दोनों आवाजें मिलकर कमरे में गूंज रही थी। ठीक इसी समय आचार्य विभूतिनाथ अपने गुरु के साथ आ गए और बोले, मैंने भी यही सोचा था कि ये उत्पाद मचाएगा। ये पागल कठपुतली वाला जब जिंदा था तब भी इसने किसी को चैन नहीं लेने दिया, तो मरने के बाद क्या चैन लेने देगा। मैं इसीलिए अपने गुरु को लेकर आया हूं कि अब ये किस्सा ही खत्म करवा दूं। फिर गुरु ने एक हवन की विधि तैयार की और उन्होंने तांत्रिक हवन किया, जिसमें बूढ़े की आत्मा खींचकर बुलाई गई। उन्होंने उसको आग में जलाकर खत्म कर दिया। साथ ही साथ रुक्मिणी की आत्मा की जो परछाई शेष रह गई थी उसको भी आग में जलाकर खत्म कर दिया। उन दोनों की मुक्ति करवा दी और मुझसे कहा, इस अलमारी को इस्तेमाल मत करना, इसे किसी जरूरतमंद भिखारी को या किसी गरीब को दान कर दो। मैंने वही किया। उन्होंने कहा, एक बात याद रखना, कोई भी चीज बिना सोचे समझे मत खरीदना। कभी भी ऐसी पुरानी वस्तु बिना जांच के घर मत लाना। हर चीज का अतीत होता है और हर आत्मा का अधूरा दर्द होता है। उस रात के बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अलमारी, कठपुतली और वो भयानक हादसे सब राख बन गए। लेकिन आज भी जब नींद में अलमारी की खुलने की आवाज सुनाई देती है, मैं सहम कर उठ बैठता हूं कि कहीं वो फिर से लौट ना आए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।